आर्य को अपने कंधों पर लिए उमंग और उसकी पत्नी श्याल कोटी के मंदिर पहुंचते। कुछ देर बाद गुरुंग भी वहां पहुंचता है। उसके दोनों हाथ जख्मी हैं। आर्य की हालत देखकर गुरुंग ने बताया, आर्य की हालत बेहद नाजुक है। मैं अपनी शक्ति से इसका जीवन तो लौटा सकता हूँ, लेकिन वो फिर कब बोल पाएगा या फिर कब खड़ा हो पाएगा ये बताना मुश्किल है। सभी भेड़िए धीरे धीरे मंदिर के चारों तरफ आकर बैठ जाते। गुरुंग अपने मन की शक्ति से देवी श्याल कोटी को पुकारता है और फिर उसके शरीर के अंदर से तेज नीली रोशनी निकलकर आर्य के शरीर पर पड़ती है। आर्य का बेजान शरीर थोड़ा हिलने लगता है। उसकी माँ और उमंग रो पड़ते। तभी गुरुंग उन्हें दिलासा देते हुए कहता है, मैंने अपनी आधी शक्ति इसके शरीर में डालकर इसके जीवन को सुरक्षित तो कर दिया है, लेकिन तमंग का वार बेहद खतरनाक है, इसीलिए इसे फिर से ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। इस दौरान तुम लोगों को डटकर खड़ा रहना पड़ेगा। उमंग परेशान होकर कहता है, लेकिन आपने खुद की शक्ति उसे देखकर खुद को तो कमजोर बना लिया। गुरुंग कहता है, मेरी शक्ति से ज्यादा उसका जिंदा रहना जरूरी है। तुम लोग गांव चले जाओ, उधर जो कुछ बचा है उसकी रक्षा करो और आर्य को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना। याद रखना, खतरा अभी टला नहीं है। उमंग और उसकी पत्नी आर्य को अपने कंधों पर लेकर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि दो पेड़ अपने आप चलकर उन लोगों की तरफ आ रहे हैं। भेड़िए ये देखकर उस पेड़ के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो पेड़ की बड़ी बड़ी डालों से टकराकर दूर जाकर गिरने लगते हैं। पेड़ उमंग और आर्य की तरफ बढ़ने लगते हैं। भेड़िए उस विशाल पेड़ों के नीचे कुचले जाते हैं। उमंग ये देखकर डर जाता है। पेड़ आकर उमंग और उसके कंधे पर पड़े हुए बेहोश आर्य को दबोचने ही वाले थे कि तभी गुरुंग आकर अपने हाथों से आग का गोला पेड़ की तरफ फेंकता है। दोनों पेड़ उस आग में जल जाते हैं, लेकिन उसके बाद गुरुंग देखता है कि कुछ पेड़ नहीं बल्कि जंगल के सारे बड़े पेड़ इसी तरफ उन लोगों की तरफ आ रहे हैं। गुरुंग तुरंत उमंग से कहता है, तुम दोनों आर्य को लेकर मंदिर के पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। अगर आर्य के शरीर पर फिर से चोट लगी तो उसे बचाना मुश्किल होगा। उमंग कहता है, लेकिन आप अकेले कैसे इन्हें रोकेंगे? वैसे भी आपने अपनी आधी शक्ति आर्य को दे दी है, आप भी चलिए। गुरुंग बेचैन होकर कहता है, मेरी फिक्र मत करो, इन सबको रोकना जरूरी है। हम सब एक साथ यहाँ से भाग नहीं सकते, इसीलिए मैं इन्हें रोक कर रखता हूँ। तुम लोग यहाँ से जल्दी जाओ। उमंग और उसकी पत्नी और कुछ न बोलते हुए आर्य को अपने कंधों पर लेकर वहां से चले जाते। उधर गुरुंग लगातार अपने हाथों से आग के गोले निकालते हुए बहुत से पेड़ों को जलाकर राख कर देता है, लेकिन जंगल में पेड़ इतने ज्यादा थे कि उसकी शक्ति कुछ समय बाद खत्म होने लगी। तभी उन पेड़ों के बीच में से अपनी बहन शेष सर्पणी पर बैठा तमंग हवा में उड़ता हुआ वहां आता है। वो जोर जोर से हंसकर कहता है, गुरुंग, मेरे भाई, बचपन से तेरी ताकत के आगे मुझे हारना पड़ा। आज पहली बार मेरी शक्ति के सामने तेरी शक्ति कमजोर पड़ने वाली है। तेरे साथ साथ इस मंदिर का विनाश भी आज मेरे हाथों ही होगा। ये बोलकर तमंग हवा में हाथ ऊपर करता है और अपने हाथ से आग के गोले बनाकर गुरुंग और मंदिर की तरफ फेंकता है। एक नहीं बल्कि वो कई सारे रॉकेट जैसे अग्नि बाण छोड़ता है और उन बाणों के मंदिर पर लगते ही पूरा मंदिर हिलने लगता है। गुरुंग जब माँ श्याल कोटी से मदद मांगने के लिए मंदिर के गर्भगृह में जाकर माँ को पुकारता है, तभी एक और आग का गोला मंदिर से टकराता है और पूरा मंदिर गिर जाता है। उसी वक्त तमंग अपनी बहन शेष सर्पणी को लेकर मंदिर के पास आता है। गुरुंग पत्थर के नीचे दबे होने की वजह से और कुछ नहीं कर पाया। तभी तमंग शेष सर्पणी से उतरकर अपनी तलवार लेकर गुरुंग के पास आता है और अपनी तलवार को आसमान की तरफ उठाकर बोलता है, आज से ये जंगल और गांव सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा। और अब यहाँ तेरा और तेरी इस देवी का कोई स्थान नहीं है। ये बोलकर वो तलवार सीधा गुरुंग के सीने में गाड़ देता है। गुरुंग दर्द से छटपटाते हुए अपना दम तोड़ देता है।
यह देखकर भेड़ियों के झुंड रोने लगते हैं और तमंग जोर जोर से हंसने लगता है। उधर उमंग और उसकी पत्नी बेहोश आर्य को लेकर गांव में कदम रखते ही सारे गांव वाले हाथ में लाठी तलवार और कई सारे हथियार लेकर उन दोनों के सामने आकर खड़े हो जाते। गांव वालों को देखकर उमंग और उसकी पत्नी चौंक जाते हैं। तभी प्रधान अपने हाथ में तलवार को उमंग के पैरों के सामने गाड़ते हुए कहता है, अब तुम लोग इस गांव में एक पल भी नहीं रह सकते। सभी गांव वाले चिल्लाकर कहते, हाँ नहीं रह सकते। उमंग हैरान होकर कहता है, लेकिन क्यों? हम लोगों ने क्या किया? क्या कसूर है हमारा? तभी प्रधान गुस्से में कहता है, कसूरवार तुम नहीं, तुम्हारा यह मनहूस बेटा है, जिसकी वजह से आज हम लोग तबाह हो गए, हमारे लोग मर गए, हम लोगों की फसल पानी में बह गई, हम सब लोग सड़क पर आ गए और इन सब का जिम्मेदार तुम्हारा यह मनहूस बेटा ही है। तभी उमंग की पत्नी रोते हुए कहती है, लेकिन मेरा बेटा कैसे कसूरवार हो सकता है? आप लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी वजह तो वो आने वाली बाढ़ है। तभी गांव की एक महिला आगे आकर बोलती है, अरे तेरे बेटे की वजह से ही ये बाढ़ आई है, उसने गारूरा पर्वत पर पांव रखा, इसीलिए ये सब हुआ। प्रधान बोल पड़ा, उस पर्वत पर गांव के किसी भी आदमी ने कदम रखा तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा, ऐसा श्राप मिला था हम सबको। ये जानते हुए भी तुम्हारे इस नालायक बेटे ने वहां कदम रखा और इसी की वजह से गांव की आज ये हालत है। उमंग कहता है, ये आप लोगों का वहम है। मेरा बेटा पिछले 10 साल से उस पहाड़ पर जाता था वसुंधरा से मिलने, लेकिन तब तो कभी भी कोई बाढ़ नहीं आई और मेरे बेटे ने हम लोगों पर उपकार किया है। उस नाग रूपी राक्षस गारूरा को मारकर उसके खतरों से हम गांव वालों और जंगल के मासूम जानवरों को बचाया उसने। उमंग उन लोगों को समझाने लगा, ये सब मेरे बेटे के कारण नहीं हुआ है, ये सब हुआ है उस तमंग की वजह से। सिर्फ यही नहीं, ये देखिए मेरा बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसकी हालत भी उसी की वजह से हुई है। उधर मेरे पिताजी के ऊपर भी उसी ने हमला किया है। इन सब के पीछे तमंग है और कोई नहीं। प्रधान अब गुस्से से चिल्लाकर कहता है, चुप हो जाओ, हम तुम्हारे मुंह से तमंग के बारे में और एक भी गलत शब्द नहीं सुनना चाहते हैं। हमारी इस हालत में जिसने हमें सहारा देने का वादा किया है, जो हमारे नुकसान भरने के लिए खुद से हमारी मदद करने के लिए आया है, तुम लोग उसी को दोषी ठहराकर खुद के बेटे को बचाना चाहते हो। सभी लोगों ने फिर से कहा, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, तुम दोनों अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाओ। एक गांव वाला बोल उठा, इसी में इस गांव की और हमारी भलाई है। दूसरा गांव वाला चिल्लाते हुए बोला, सीधे तरीके से गए तो ठीक, नहीं तो हमें सख्ती बरतनी होगी। गांव वालों को रोकते हुए उमंग ने कहा, ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो हम चले जाएंगे, लेकिन पहले पिताजी को तो आने दीजिए, उन्हें भी तो साथ लेके जाना होगा। तभी पीछे से एक गांव वाला आकर कहता है, तुम क्या उन्हें साथ लोगे उमंग? तुम्हारे जाने से पहले ही गुरुंग भाई सिर्फ गांव को ही नहीं बल्कि हम सबको छोड़कर ऊपर स्वर्ग चले गए। उमंग के साथ बाकी के लोग भी ये सुनकर दंग रह जाते हैं। उमंग रोते हुए कहते हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं? पिताजी अब नहीं रहे, ये कैसे मुमकिन है? अभी तो उन्होंने हमें मंदिर से घर लौटने के लिए भेजा था। उसकी पत्नी रोते हुए कहती, मेरे बेटे को बचाने के लिए पिताजी ने अपनी आधी शक्ति इसे दे दी, इसी कारण ये सब तो नहीं हुआ। उस तमंग की शक्ति दोगुनी हो जाने की वजह से कहीं पिताजी की जान तो नहीं चली गई। उमंग बेहाल होकर कहता है, नहीं मालूम, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी प्रधान ने कहा, समझने का समय अब चला गया। वैसे भी गुरुंग भाई का लिहाज था, इसीलिए आज तक तुम्हारे बेटे को हम झेल रहे थे। अब अगर वो ही नहीं रहे तो तुम भी अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाओ। उमंग उन दोनों को वचन देता है, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, हम लोग कुछ ही देर में चले जाएंगे। अगर हमारा कुछ सामान बचा है तो पहले उसे समेट लेने दीजिए, सूरज ढलने से पहले ही हम चले जाएंगे। ये बोलकर उमंग सभी को लेकर वहां से चला जाता है। उधर तमंग अपनी गुफा को महल की तरह सजा हुआ देखकर खुशी से झूम उठता है। आज सचमुच मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। एक तरफ अपने सारे दुश्मनों को मैंने मौत के घाट उतार दिया, साथ साथ उस देवी श्याल कोटी के मंदिर का भी विनाश कर दिया। दूसरी तरफ आज से मैं सचमुच एक राजा की जिंदगी जीने वाला हूँ।
तभी तमंग के शरीर के अंदर से काला धुआं निकल कर आया और वो धीरे धीरे पिशाच रानी पिंडिका में बदल गया। पिंडिका एक औरत का रूप लेकर उसके सामने आ गई और उससे बोली, मूर्ख इंसान, तुम्हारे जैसा बेवकूफ मेरा पति बन गया। गुरुंग तुमसे इतनी जल्दी इसीलिए हार गया क्योंकि उसके पास सिर्फ आधी शक्ति थी। इसका मतलब उसने अपनी आधी शक्ति से अपने पोते की जान बचाई है। तमंग ये सुनकर चौंक जाता है। मतलब क्या है आपकी बातों का? गुस्से से पिंडिका फिर से बोली, इसका मतलब है कि आर्यमन मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश है। अगर किसी तरह फिर से उसको होश आ गया तो क्या होगा सोचा है? एक बात याद रखना, अगर फिर से वो होश में वापस आ गया तो उसकी ताकत भी हम दोनों की ताकत के बराबर हो जाएगी। ये बात सुनकर तमंग बौखला गया। नहीं नहीं, ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। इतनी कोशिशों के बाद आज मुझे इस जगह का राजा बनने का मौका मिला है, इसे मैं कभी भी खो नहीं सकता। ये सुनकर पिंडिका उसके पास आकर कहती है, तो फिर उस आर्यमन को खत्म कर दो, तभी तुम हमेशा के लिए यहाँ का राजा बन सकते हो। तमंग कहता है, ठीक है तो चलो हम दोनों मिलकर उसे खत्म करके आते हैं। पिंडिका हंसकर बोलने लगी, तुम सचमुच मूर्ख हो। एक बेहोश और मौत से जूझते हुए लड़के को मारने के लिए पिशाच पिंडिका को जाने की जरूरत नहीं है। इस काम के लिए मेरा गुलाम पिशाची बिच्छी का ही काफी है। ये बोलकर उसने अपने पैर के नाखून से एक बिच्छू बनाया। वो बिच्छू धीरे धीरे जीवित होकर बड़ा होने लगा। फिर वो एक आदमी के समान बड़ा हो गया। उसके बाद उसने पिंडिका को देखकर प्रणाम किया। उसके आगे के दो पंजे गर्म लोहे के जैसे तपकर लाल दिख रहे थे। पिंडिका उसे आशीर्वाद देकर कहती है, शुभ शक्ति के धारक आर्यमन का कलेजा चाहिए मुझे। अब तुम वो उसके जिंदा रहते ला कर दो या फिर उसे मार कर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिंडिका का आदेश पाते ही वो बिच्छू फिर से छोटा हो गया। फिर वो फर्श के ऊपर एक बिच्छू से 1000 बिच्छुओं में बदल गया और सारे बिच्छू एक झुंड बनाकर चलने लगे। कुछ तो तमंग के पैरों के ऊपर से चले जाते हैं, जिसे देखकर तमंग डर के मारे उछलना कूदना शुरू कर देता है। उधर बेहोश आर्य को एक लकड़ी की बनाई गाड़ी पर लिटाकर बचा कुचा सामान और आंखों में आंसू लिए उमंग और उसकी पत्नी शमशान में गुरुंग का अंतिम संस्कार करके गांव से जाने लगे। उमंग उस लकड़ी की गाड़ी को अपने हाथों से खींचते हुए ले जा रहा था। उसकी पत्नी उसके साथ चल रही थी। गांव की सीमा पार करते समय उन लोगों की आंखें जैसे जलने लगी। वो लोग ठहर जाते। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर उनकी आंखें जल क्यों रही हैं। तभी उन्होंने अपने पैरों पर कुछ महसूस करके अपना पैर झटका। उन्होंने देखा कि उन लोगों के पांव के ऊपर हजारों जहरीले बिच्छू इधर से उधर जा रहे हैं। तभी सारे बिच्छू एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर एक बड़े से बिच्छू का आकार बनाते हैं, जिसका चेहरा गर्म लोहे की तरह लाल दिख रहा है। वो सारे बिच्छू झटके से उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं। उमंग और उसकी पत्नी उस हमले से इधर उधर गिर पड़ते हैं। तभी वो बिच्छू बेहोशी की हालत में लेटे हुए आर्य को काटने जाते हैं। अपने दोनों पंजों को आर्य के शरीर में घुसाकर वो बिच्छू आर्य को काटने ही वाला था कि तभी एक तीर जैसी नोकीली चीज हवा में उड़कर आई और बिच्छू के सर पर लगते ही उसका सर उसके शरीर से अलग होकर नीचे गिर गया। तभी हाथ में धनुष लिए शिरिंग नाम का एक आदमी जंगल से बाहर आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, जय मां शियाल देवी की जय हो। उधर बिच्छू छटपटाते हुए मर जाता है, लेकिन उसी वक्त उसके मुंह से 2 बूंद जहर आर्य के शरीर में चला जाता है। जहर आर्य के शरीर में जाते उसके शरीर में जोर जोर से झटके लगने लगे और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा। उमंग और उसकी पत्नी आर्य की यह हालत देखकर घबरा गए और उन दोनों ने कहा, हमारे बेटे को ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तभी शिरिंग बोल पड़ता है, वो मरने वाला है। अगर इसे बचाना है तो इसके अंदर की ताकत को बढ़ाना होगा। क्या बिच्छू के जहर से बच पाएगा आर्यमन, या तमंग इस बार जीत जाएगा अपने नापाक इरादों में? शिरिंग गुरुंग का शिष्य है और उसे संकेत मिलने पर वो आर्यमन को बचाने आ गया है। उसके सामने बेहोश आर्य है और वो उसको देख कर कहता है, जो काम मेरे गुरु नहीं कर पाए
उस काम को मैं पूरा करूंगा। आर्यमन को होश न आने तक मैं आप लोगों के साथ रहकर अपने गुरु का अधूरा काम पूरा करूंगा। आइए मेरे साथ। उमंग परेशान होकर पूछता है, लेकिन मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? एक तो उस दुष्ट तमंग के किए हुए हमले से उसका हाल बेहाल था, अब उस जहरीले बिच्छू का जहर, मेरे बेटे को कुछ होगा तो नहीं ना? तभी शेरिंग उमंग को दिलासा देते हुए कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि आपका बेटा कैसे ठीक होगा, लेकिन इतना कह सकता हूं अगर उसे ठीक करने के लिए मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ी तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरी गुरु दक्षिणा होगी अपने गुरु के लिए। अब शेरिंग जल्दी से उन लोगों को वहां से लेकर गांव के अंदर के जंगल में जाने लगता है। ये देखकर उमंग की पत्नी रेखा कहती है, आप फिर ये शियालकोटी के जंगल की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? हमने आपको बताया ना कि यहाँ हमारे बेटे की जान को खतरा है। तभी शेरिंग कहता है, देवी शियालकोटी के आशीर्वाद से उसी जंगल से ही हमें आगे क्या करना है उसका संकेत मिलेगा। तब तक के लिए हम लोगों को खुद की और आर्य की रक्षा करनी होगी। ये बोलकर शेरिंग उन लोगों को शियालकोटी मंदिर के पास ले आता है, लेकिन मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ है। तभी रेखा चिल्ला उठती है, माता शियालकोटी की मूर्ति मंदिर में नहीं है। शेरिंग कहता है, इस जगह पर अशुभ शक्ति ने कब्जा कर लिया है और अशुभ स्थान पर माता नहीं रह सकती, इसीलिए देवी माँ खुद पाताल में प्रवेश कर चुकी है। शेरिंग फिर से परेशान होकर कहता है, हमें आर्यमन को अभी के अभी किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना होगा। रेखा बोलती है, यहाँ कहाँ है सुरक्षित जगह? तभी शेरिंग देखता है कि एक सांप उन लोगों की तरफ फन उठाकर खड़ा है। शेरिंग के 2 कदम चलते ही सांप आगे आगे चलने लगा। शेरिंग इशारा करके उन लोगों को पीछे पीछे आने के लिए कहता है। सांप कुछ देर के बाद एक जंगल में घुसता है। वो लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं। उन्हें एक गुफा के सामने पहुंचाने के बाद सांप अचानक से गायब हो जाता है। वो लोग धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ देखकर गुफा के अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर जाते ही गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। वो लोग डर जाते हैं। शेरिंग अपने झोले से भस्म निकालकर चारों ओर फेंकता है। उस राख का रंग नीला होकर पूरी गुफा में फैल जाता है। ये देखकर शेरिंग कहता है, डरो मत, ये गुफा मां देवी शियालकोटी के मंदिर का पाताल लोक है, हम यहाँ सुरक्षित हैं। ये सुनकर उमंग और रेखा माता को प्रणाम करते हैं। शेरिंग आर्य का इलाज शुरू करता है। शेरिंग आर्य के सारे कपड़े उतारकर एक सफेद कपड़े से उसके बदन को ढक देता है। आर्य के शरीर का निचला हिस्सा नीला हो गया था। उसे देखकर शेरिंग सोचता है कि अगर आर्य का पूरा शरीर नीला पड़ गया तो उसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। वो उमंग और रेखा को आर्य की देखभाल करने की जिम्मेदारी देकर कहता है, अपने बेटे का ख्याल रखना, मुझे विषकमल लाने जाना होगा। ये सुनकर उमंग पूछता है, विषकमल क्या है? शेरिंग बताता है, विषकमल एक जहरीला कमल है नीले रंग का, जो दुनिया के हर जहर को उतार सकता है, लेकिन वो शियालकोटी जंगल की पश्चिम दिशा में मिलता है। अब लगता है यह कमल ही आर्य के शरीर से उस जहर को उतार सकता है। एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में अपना त्रिशूल लेकर शेरिंग जंगल के रास्ते शियालकोटी पर्वत की पश्चिम दिशा की ओर जाने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बीच बीच में उसे जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही, लेकिन किसी चीज की तरफ ध्यान न देते हुए वो चले जा रहा है। उधर अपने पलंग पर सोया हुआ तमंग एकदम से अपनी आंखें खोलता है। वो अपने जादुई आईने से कहता है, हे आईने, इस जंगल में जहां भी शुभ शक्ति की ताकत बरकरार है वो मुझे अभी दिखाओ। तभी वो आईने में देखता है कि शेरिंग जंगल के रास्ते से जा रहा है। ये देखकर तमंग परेशान हो जाता है। वो खुद से कहता है, ये इंसान कौन है? ये तो शेरिंग है, गुरु का शिष्य, उसे मरना ही होगा। ये बोलकर वो भेड़ियों को पुकारता है, हे शैतानी भेड़िए, प्रकट हो। उसके इतना बोलते ही उसके सामने शैतानी भेड़ियों का एक झुंड आकर खड़ा हो जाता है। तमंग उन्हें आदेश देता है, जंगल की पश्चिम दिशा की तरफ एक शुभ शक्ति का उपासक जा रहा है, मुझे वो यहाँ चाहिए, जिंदा या मुर्दा। उधर शेरिंग के शियालकोटी पर्वत की पश्चिम दिशा में पहुंचते ही उसे विषकमल का बगीचा दिखता है। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में वो सारे नीलकमल बहुत सुंदर लग रहे थे। शेरिंग जल्दी से विषकमल का फूल तोड़कर अपने झोले में डाल लेता है। जैसे ही शेरिंग जाने के लिए घूमता है तो उसकी नजर सामने से आते हुए कुछ भेड़ियों की तरफ जाती है जो उसकी तरफ आ रहे हैं। ये देखकर वो रुक जाता है। भेड़ियों को देखते ही शेरिंग को समझ आ जाता है कि ये आम भेड़िए नहीं है। वो मन ही मन कहता है,
ये सारे भेड़िए शैतानी ताकत से बने हैं और इनकी शैतानी ताकत से लड़ने के लिए समय चाहिए जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस वक्त आर्या जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मुझे किसी भी तरह से इनसे दूर भागना है। शिरिंग तेजी से दौड़ने लगता है और भेड़ियों का झुंड उसके पीछे दौड़ने लगता है। वो छलांग लगाकर दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही भेड़ियों का झुंड छलांग लगाकर उसके ऊपर झपट पड़ता है। वो तब भी उस विषकमल को संभाल कर उनसे जूझता रहता है। उस हमले से बचने का उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो देवी शियालकोटी को याद करके कहता है, हे देवी शियालकोटी, हे गुरुदेव गुरुंग, मुझे इन सब से बचाओ, नहीं तो आज सिर्फ मैं ही नहीं, आर्या को भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। तभी अचानक जंगल के चारों ओर से दूसरे भेड़ियों का झुंड आता है और वो उन शैतानी भेड़ियों के ऊपर हमला कर देता है। वो भेड़िए उन शैतानी भेड़ियों से लड़ने लगते हैं और उन भेड़ियों के आगे वसुंधरा खड़ी होती है। शैतानी भेड़िए जंगली भेड़ियों के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। अचानक वसुंधरा शिरिंग के सामने आकर दूसरे भेड़ियों के साथ लड़ाई करने लग जाती है। शिरिंग कुछ देर ये देखकर दंग रह जाता है, फिर वो वहां से भाग जाता है। गुफा के अंदर वो उस विषकमल के फूल को हाथों से मसलता है, फिर उसे निचोड़कर सोए हुए आर्यमन के शरीर के ऊपर डालता है। विषकमल की बूंदें उसके शरीर पर पड़ते ही उसके शरीर से सारा नीला रंग गायब हो जाता है। शिरिंग को यह देखकर राहत मिलती है, लेकिन नीला रंग जाने के बाद भी आर्या को होश नहीं आता। शिरिंग यह देखकर अपना आपा खो देता है। इतना कुछ करने के बाद भी मैं आर्या को होश में नहीं ला पाया। गुस्से में आकर वो अपना सर एक पत्थर के ऊपर मारने लगता है। आज मैं खुद को खत्म कर दूंगा या आपको मुझे यह बताना होगा कि कैसे आर्या की जान बचा सकता हूँ। उमंग और रेखा दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, रुक जाइए। शिरिंग के माथे से निकलते हुए खून से सामने वाला पत्थर लाल हो जाता है। शिरिंग उसे अपने खून से धो देता है। वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। ठीक से देखने से पता चलता है कि वो शिला और कुछ नहीं बल्कि देवी शियालकोटी का शिला रूप है, और उस शिला के पास ही एक पत्थर से बनी हुई समाधि है जिसके ऊपर गुरुंग की तस्वीर गुदी हुई है। शिरिंग कहता है, मालूम था मुझे, मेरा मन मुझे गलत दिशा नहीं दिखा सकता। अचानक से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। गुफा के अंदर जोर से हवा चलने लगती है। वो तीनों आंखें बड़ी बड़ी करके गुरुंग की समाधि को देखते हैं, जहां पत्थर के ऊपर हरे रंग की स्याही से कुछ लिखावट उभर रही थी। शिरिंग उसे पढ़ने लगता है। वहां पर लिखा हुआ है, हे शिष्य शिरिंग, पुत्र उमंग और बहू रेखा, संसार के ऊपर अशुभ शक्ति हावी हो गई है। ये जंगल, गांव, सब जगह अशुभ शक्ति का ही बोलबाला है, और ऐसी हालत में आर्यमन के अंदर की शक्ति को बढ़ाए बिना उसकी रक्षा करना नामुमकिन है। इसीलिए उसके अंदर की शक्ति को विकसित करने का सही समय आ चुका है, और ये तभी मुमकिन होगा जब उसकी शादी किसी इच्छाधारी भेड़िए के साथ होगी। वो भेड़िया उसके जीवन में आ चुका है। आर्य भी उसे पसंद करता है, तो माता शियालकोटी की इच्छा का पालन करते हुए उन दोनों की शादी करवा दो। लेकिन ख्याल रहे, खतरा पूरी तरह टलने से पहले उन दोनों का मिलन ना होने पाए। अगले 2 साल उन लोगों को अलग अलग रहना होगा, और शादी के बाद आर्या किसी दूसरी नारी से संबंध न रखे। आर्या को खुद के प्रयास से उसका हृदय जीतना होगा। उसके बाद ही उन दोनों का मिलन होगा, और तभी इस इच्छाधारी भेड़िए की सारी शक्ति पूरी तरह से आर्या की होगी। लेकिन विवाह के बाद से ही उस भेड़िए की शक्ति आर्या की शक्ति से जुड़ जाएगी, और जब तक वो भेड़िया आर्या के साथ रहेगी, आर्या की शक्ति बढ़ती रहेगी। लेकिन किसी वजह से वो दोनों बिछड़ गए तो आर्या फिर से शक्तिहीन हो जाएगा। इसीलिए उन दोनों का मिलन ना होने तक उन दोनों का एक दूसरे के साथ होना जरूरी है। इसके बाद वो लिखावट गायब हो जाती है। रेखा रोते हुए बोल पड़ती है, ये क्या बोल रहे हैं आप, मेरे बेटे की शादी एक भेड़िए से होगी? उमंग कहता है, कौन है वो? तभी अचानक से शिरिंग को वसुंधरा की याद आती है और वो बोलता है, शायद मैं उसे जानता हूँ। रात के अंधेरे में अपनी तंत्र साधना के बाद शिरिंग शादी की तैयारी करना शुरू कर देता है। वो 2 पुतले बनाकर यज्ञ कुंड के पास रख देता है, जिसमें से एक पुतला तो एकदम आर्या के जैसा ही दिख रहा था। शिरिंग ने दोनों पुतलों को शादी के कपड़े पहनाकर तैयार किया हुआ था। आग में राख की आहुति देकर तंत्र के अनुसार वो शादी का अनुष्ठान शुरू करता है। उसी समय बिस्तर पर लेटे हुए आर्या के शरीर में कुछ हलचल होने लगती है। उसकी बंद आंखें धीरे धीरे हिलने लगती हैं। वसुंधरा, ये नाम चीखकर पुकारते हुए आर्या एकदम से उठ जाता है। आर्या को ऐसे अचानक चीखकर जगते हुए देखकर उमंग और आर्या की माँ डरकर उसके पास आते हैं। आर्या की माँ आर्या को गले लगाकर रो पड़ती है और बोलती है, आर्या मेरा बच्चा, क्या हुआ?
तो इतना क्यों डर गया? उमंग आर्या की माँ को समझाते हुए कहता है। शुक्र मनाओ रेखा की आर्या को होश आ गया है। उमंग आर्या के पास जाकर बैठ जाता है। वो हल्के से आर्या की पीठ थपथपाकर कहता है, शियालकोटी देवी के आशीर्वाद से मेरा बेटा सही सलामत है। माँ शियालकोटी की जय हो। ये बोलकर वो अपने हाथ जोड़कर शियालकोटी माँ को प्रणाम करता है। डरे हुए चेहरे के साथ आर्या कमरे के चारों तरफ देखता है और फिर डरी हुई आवाज से कहता है, पिताजी मुझे दादाजी के पास ले चलो, मुझे उनके पास जाना है। आर्या के मुंह से ये बात सुनकर उमंग चुपचाप खड़ा हो जाता है और आर्या की माँ फूट फूट कर रो पड़ती है। आर्या अपनी माँ और पिताजी के दुखी चेहरों को देखकर फिर से पूछता है, दादाजी कहाँ हैं? मुझे उनके पास जाना है। आर्या को जिद करते हुए देखकर उमंग अपने आंसू रोकते हुए कहता है, तुम उनके पास नहीं जा सकते मेरे बच्चे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। दादाजी की मौत की खबर सुनते ही दूसरी बार जैसे आर्या को बिजली का झटका लगता है। वो बिस्तर को अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़कर चिल्ला उठता है, नहीं! उसकी मजबूत पकड़ से उस पलंग की लकड़ी ऐसे टूट गई जैसे उस लकड़ी को किसी राक्षस ने दबोच लिया हो। आर्या की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उसे ऐसे रोता हुआ देखकर उमंग उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, बेटा दादाजी कहीं नहीं गए। भले ही उनका शरीर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा और उनका आशीर्वाद हर वक्त हमारे साथ है। उमंग आर्या को अपनी तरफ मोड़कर कहता है, बेटा आज का ये शुभ दिन जो तुम्हारी जिंदगी में आया है वो तुम्हारे दादाजी के आदेश से ही आया है। आर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी माँ एक सिंदूर लगा हुआ लॉकेट आर्या के गले में पहनाती है और उसे देखकर कहती है, ये लो आर्या, ये हमेशा पहन कर रखना बेटा, इससे तुम्हारी पत्नी हमेशा तुमसे जुड़ी हुई रहेगी। आर्या चौंक उठता है, पत्नी? कैसी पत्नी? तभी उमंग कहता है, अरे तुम्हारी शादी हो चुकी है आर्या, और उस शादी की वजह से ही तुम होश में आए हो। आर्या चौंक कर पूछता है, अरे पर कैसे, किसके साथ, मुझे बिना बताए? आर्या की बात खत्म नहीं हुई थी कि तभी शिरिंग अंदर आते हुए कहता है, मैं तुम्हारे दादाजी का शिष्य शिरिंग, तुम मुझे उनका सेवक भी बोल सकते हो। आर्या शिरिंग को प्रणाम करता है और शिरिंग आगे कहता है, अब तुम्हें बहुत सी शक्तियों का एहसास होगा और उसकी वजह है तुम्हारी शादी। आर्या परेशान होकर शिरिंग से पूछता है, कौन सी शादी, लेकिन किसके साथ हुई? क्या मुझे कुछ जानने का अधिकार नहीं है? शिरिंग उससे शांत आवाज में बोलता है, देखो ये है तुम्हारी पत्नी। इतना कहकर वो पुतले को दिखाता है, जिसे देखकर आर्या जोर से चिल्लाता है, नहीं, मेरी शादी किसी भेड़िए के साथ कैसे हो सकती है? अब क्या होगा? आर्या एक भेड़िए को अपनी पत्नी मानेगा और इस शादी से उसमें कौन सी शक्तियां आई हैं? नहीं, मेरी शादी किसी भेड़िए के साथ कैसे हो सकती है? ऐसे चीखते हुए आर्यमन अपने घर से निकलकर जंगल की तरफ दौड़ने लगता है। आर्या को ऐसे अचानक घर से निकलकर जाते देख उसकी माँ परेशान होकर आर्या को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। तभी उसे रोकते हुए शिरिंग कहता है, जाने दो उसे, अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने दो। आर्या की माँ रुक जाती है और उस जंगल के रास्ते में आर्या आसमान से गिरते हुए तारे से भी दोगुनी तेजी से दौड़ता जा रहा था। दौड़ते दौड़ते ना जाने वो कितनी दूर आ गया, उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। जंगल के बीच में आकर आर्या रुक जाता है। जिस जगह पर वो खड़ा था उससे कुछ दूर अचानक उसे एक लड़की का साया दिखाई देने लगता है। आर्या उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जितनी तेज वो भाग रहा था उससे दोगुनी तेजी से वो साया उससे दूर चला जाता है। दौड़ते दौड़ते आर्या एक खाई के सामने आकर रुकता है। वो देखता है कि वो लड़की उसकी तरफ पीठ किए एकदम खाई के किनारे पर खड़ी है। उस लड़की के लंबे बाल हवा में उड़ रहे हैं। वो लड़की जिस जगह खड़ी हुई थी उसे देखकर आर्या को लगता है कि वो 1 इंच हिलने से भी सीधा खाई में गिर जाएगी। आर्या उसे रोकने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर चीखते हुए बोलता है, हट जाओ वहां से, नहीं तो गिर जाओगी। खाई के पास तेज हवा चलने के कारण आर्या की आवाज उस तक नहीं पहुंचती। आर्या और चीखते हुए कहता है, हट जाओ वहां से। वो लड़की अभी भी आर्या की तरफ पीठ करके खड़ी है, लेकिन इस बार आर्या की आवाज उसके कानों तक पहुंच गई।
वो धीरे से आर्या की तरफ मुड़ती और उसका चेहरा देखकर आर्या की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वसुंधरा है। आर्या अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए प्यार भरी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा वसुंधरा। वसुंधरा की आंखों में आंसू थे। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करना आर्या, कभी किसी और की मत हो जाना। वसुंधरा की आंखों में आंसू और उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर आर्या धीरे से उसके पास जाता है और वो उसकी कलाई पकड़ने ही वाला था कि अचानक वसुंधरा खाई में गिर जाती है। आर्या जोर से चिल्लाता है, वसुंधरा! और फिर वो भी वसुंधरा के पीछे खाई में छलांग लगा देता है। खाई कितनी गहरी है इसका कोई अंदाजा आर्या को नहीं था। वो तो सिर्फ अपने प्यार को बचाना चाहता था बस। नीचे तेजी से गिरता हुआ आर्या वसुंधरा को देखने के लिए अपनी आंखें खोलता है और खुद को हवा में अकेले गिरते हुए पाता है। आर्या की आंखें वसुंधरा को ढूंढ रही हैं, लेकिन चारों तरफ उसका कोई नामो निशान नहीं है। आर्या भारी मन से ऊपर की तरफ देखता है और खाई के ऊपर वसुंधरा को खड़ा हुआ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो मन ही मन बोल उठता है, तो फिर वो कौन थी जो खाई में गिरी थी? हे शियालकोटी माँ, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? अब आर्या नीचे खाई में गिरते हुए सिर्फ अपनी मौत को गले लगा सकता था और आर्या ने वही किया। आर्या अपनी आंखें कस के बंद करके खुद को मौत के हवाले कर देता है और कुछ ही पलों के बाद आर्या खाई में नीचे जमीन पर आकर गिरता है। आर्या के गिरते ही चारों तरफ जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे अब सब खत्म हो चुका है। उधर घर में आर्या को वापस ना आते देख आर्या की माँ फिर से रोने लग जाती है और वो रोते हुए शिरीन से बोलती है, आपने तो कहा था मेरा बेटा इस शादी के बाद सारी परेशानियों से दूर हो जाएगा, फिर क्यों वो दुखी होकर चला गया? कहाँ गया मेरा बेटा? बताइए, कृपया करके बताइए। शिरीन आर्या की माँ को तसल्ली देते हुए कहता है, जीवन का अंग है परेशानी, परेशानियां तो आती ही रहेंगी, लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी है हमारे आर्या को ऐसी सीख देना जिससे वो सारी परेशानियां मिटाकर जीवन को सफल बनाए। आर्या की माँ को ये बात ठीक से समझ नहीं आई। वो हैरानी से बोलती है, हमने आर्या को क्या ठीक से नहीं सिखाया? उमंग अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, नहीं रेखा, उनका ये मतलब नहीं है, वो ज्ञान अर्जन की बात कर रहे हैं। तभी शिरीन कहता है, ज्ञान की कोई सीमा और परिसीमा नहीं है बेटा। माँ बाप जो सिखाते हैं वो हमारे चरित्र की जमीन है, लेकिन उस जमीन पर पेड़ पौधे और फल उगाने के लिए तो वहां बीज बोने ही होंगे। रेखा शिरीन की बातें ना समझते हुए उनसे पूछती, बीज कैसे बोए? शिरीन कहता है, उसे अब विद्यालय में सीख प्राप्त करनी है, गुरुजी का ऐसा ही आदेश है। और फिर उसके बाद उमंग भी हैरानी से कहता है, विद्यालय? लेकिन आर्या तो कब का पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका है, उसे तो लिखना अच्छा भी नहीं लगता। शिरीन कहता है, पहले वाले आर्या और इस आर्या में बहुत फर्क है। उधर आर्या खाई में पड़ा हुआ है, उसकी आंखें बंद हैं। एक पल के लिए लगता है जैसे उसकी सांसें रुक चुकी हैं। चारों तरफ हवा के अलावा वहां कुछ भी नहीं है। अचानक एक लड़की धीमी आवाज में आर्या के कान में फुसफुसाते हुए कहती है, आर्या, उठो आर्या, तुम्हें हर पहेली का उत्तर ढूंढना है, वही तो तुम्हारा लक्ष्य है। उठो आर्या, तुम्हारा अंत इस खाई में नहीं है, ये ज्ञान की तलाश के लिए एक नई शुरुआत है। आर्या की आंखें झट से खुल जाती हैं। वो तुरंत उठकर बैठ जाता है। तभी आर्या देखता है जिस जगह वो आकर गिरा है वो जगह चट्टानों से भारी पड़ी हुई है। दूर दूर तक थोड़ी सी भी हरियाली नहीं है। आर्या थोड़ा डर जाता है। डरते हुए वो तेजी से वहां से भागने की कोशिश में उठने ही वाला था, तभी वो देखता है कि उसका पैर एक चट्टान में फंस चुका है। आर्या बहुत कोशिश करता है अपने पैर को उस चट्टान के बीच से निकालने के लिए, लेकिन बार बार वो नाकाम हो जाता है। कोशिश करते हुए आर्या आखिरकार थक जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो कभी इस खाई से निकल नहीं पाएगा। लेकिन एक बार आखिरी कोशिश करते हुए आर्या अपनी सारी ताकत लगाकर माँ शियालकोटी का नाम पुकारते हुए चिल्लाता है, जय शियालकोटी माँ। उसका पैर इस बार चट्टान से निकल जाता है, लेकिन उसका पैर बाहर आते ही जो होता है उसे देखकर आर्या खुद हैरान हो जाता है। आर्या ने तो इतना जोर लगाया कि वो पत्थर छोटे छोटे हिस्सों में टूट चुका था। इतनी बड़ी चट्टान को ऐसे टुकड़ों में बिखरा देखकर आर्या सोचता है, इतना ही नाजुक पत्थर था तो पहले मेरा पैर बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा था?
तभी अचानक आर्या को एक और बात महसूस होती है और वो चौंक उठता है। वो अपने हाथ पैर ठीक से देखते हुए कहता है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मैं खड़ा कैसे हुआ? मेरे तो हाथ पैर टूट जाने चाहिए थे। आर्या इस चमत्कार को देखकर हैरान है। तभी अचानक आर्या अपने गले को टटोल कर देखता है। उसके गले में उसकी माँ का पहनाया हुआ लॉकेट नहीं है। आर्या बेचैन हो जाता है। वो खाई के चारों तरफ उस लॉकेट को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे वो लॉकेट कहीं नहीं मिलता। आर्या एकदम से झुंझलाते हुए बोलता है, क्यों क्यों कोई भी चीज ठीक नहीं हो रही है? वसुंधरा, मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी माना, फिर क्यों तुम मुझे ऐसे धोखा दे रही हो? क्यों क्यों? कौन हो तुम वसुंधरा? क्यों मिलकर भी तुम मुझे नहीं मिलती हो? क्यों मिलन के पहले बिछड़ गए हम? आर्या की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो दुख भरी आवाज में बोलने लगता है, वो लॉकेट मेरी जिम्मेदारी है और तुम मेरा प्यार। मैं कैसे चुनूं किसी एक को? और तभी हताश आर्या को एक चट्टान के बीच वो लॉकेट लटका हुआ दिख जाता है। आर्या और कुछ नहीं सोचता, वो लॉकेट उसकी जिम्मेदारी है, उसके दादाजी की देन है। चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, वो पीछे नहीं हटने वाला। उसके सामने 60 फीट से भी ऊंचा पहाड़ है। उसे देखते हुए आर्या कहता है, मुझे रास्ते में आने वाली हर दीवार को, हर चट्टान को पार करके जाना है, फिर चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। आर्या उस खाई से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। अपने हाथ और पैरों के बल से आर्या ऐसे उस खाई से ऊपर चढ़ने लगता है जैसे वो इंसान नहीं कोई जानवर हो, और वो खाई की उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वो लॉकेट लटक रहा था। आर्या उस लॉकेट को हासिल कर लेता है। एक हाथ में वो लॉकेट पकड़े ऊपर चढ़ना जारी रखता है। कुछ ही मिनटों में आर्या खाई के ऊपर वाले किनारे पर पहुंच जाता है। उसकी सांसें फूलने लगती हैं। आर्या को अपने मन के अंदर एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, एक अजीब सा खालीपन। उसे वसुंधरा की याद आती है, लेकिन वो उसकी याद को दिल से हटाने की कोशिश करते हुए चिल्ला उठता है, नहीं, अब और नहीं भटकना है मुझे। आर्या एक भी पल देर ना करते हुए सीधे अपने घर की तरफ भागता है। जंगल में भागते हुए उसे फिर से उसी लड़की की फुसफुसाहट भरी आवाज सुनाई देती है, जाओ आर्या, तुम्हारे दिल में उठे हुए हर एक सवाल का जवाब जानने का वक्त आ चुका है। आर्या और तेजी से दौड़ते हुए अपने घर पहुंच जाता है। कमरे में बैठे हुए शिरिंग, उमंग और अपनी माँ की तरफ देखते हुए आर्या कहता है, मुझे सब जानना है। आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कैसे मैं मौत के मुंह से वापस आ गया? कैसे खाई से गिरकर भी मुझे खरोंच तक नहीं आई? और कैसे मैं अकेले निकल आया? और वो आवाज, वो फुसफुसाहट मेरे कान में, कौन है वो? परेशान आर्या शिरिंग की तरफ देखता है और उनसे पूछता है, आप तो दादाजी के शिष्य हैं, क्या आपको पता है इन सब बातों का उत्तर? शिरिंग शांत नजरों से आर्या की तरफ देखते हुए कहता है, हर एक प्रश्न का उत्तर खुद तुम्हें पता करना है बेटा। मैं तो सिर्फ तुम्हें राह दिखा सकता हूं, तुम्हें सब पता चल जाएगा। आर्या हैरान होकर पूछता है, लेकिन कब? शिरिंग शांत आवाज में कहता है, जब तुम्हारी शिक्षा पूरी होगी, जब तंत्र साधना की दुनिया में तुम्हारा अभिषेक होगा। आर्या हैरानी से पूछता है, शिक्षा? अभिषेक? शिरिंग आर्या के सामने एक किताब के कुछ पन्ने खोलता है। उस किताब में बहुत सारी मुद्राएं और मंत्र लिखे हुए हैं। आर्या उस किताब की तरफ देखते हुए शिरिंग से कहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। शिरिंग बोलता है, वही तो तुम्हें जानने के लिए जाना है। आर्या हैरान होकर पूछता है, कहां? शिरिंग बोलते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए तुम्हें सिर्फ इन पन्नों से प्यार करना है। इनके अंदर छुपे हुए राज को तलाशना है। तलाश पूरी होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी की राह पर चलने का रास्ता दिखा दूंगा। आर्या की आंखें चमक उठती हैं। तभी शिरिंग एक और किताब निकालकर आर्या के सामने रखता है। पहली वाली किताब से ये किताब एकदम अलग है। ये पत्तों से बनी हुई एक किताब है। उसे देखते ही आर्या को कुछ याद आता है। वो धुंधली सी आंखों से शिरिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ये तो, हाँ बेटा, तुम्हारे जवाब पत्तों से बनी हुई ये किताब तुम्हें बताएगी। जो रास्ते तुम्हारे लिए तुम्हारे दादाजी ने तय किए हैं, इनके जरिए तुम उन तक पहुंच पाओगे। आर्या तुरंत उस किताब को अपने हाथों में लेकर उसके पन्ने पलटने लग जाता है। पलटते पलटते उसे वो 2 पन्ने मिल जाते हैं जो थोड़े से भरे हुए हैं। आर्या उस पन्ने को दिखाते हुए कहता है, इस पन्ने में मैंने लिखा है, दादाजी जो कहते थे मैं सुनकर इस पर लिखता था।
एक दिन गलती से मुझसे ये पन्ना फट गया था और इसके बाद मुझे ये किताब कभी नहीं मिली। मैंने सोचा था कि ये कहीं खो गई है। शिरीन जल्दी से कहता है, ये खोया नहीं था, बस मैं ठीक समय का इंतजार कर रहा था और इसमें लिखी कोई भी कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। शिरीन उन दोनों किताबों को आर्या के हाथों में सौंपते हुए कहता है, इसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का नक्शा छिपा हुआ है। आर्या दोनों किताबों को लेकर दादाजी की याद में खो जाता है। शिरीन उसके हाथों में एक ट्रेन की टिकट और विद्यालय का पता थमाते हुए कहता है, जाओ आर्या, अब जीत तुम्हारी है। आर्या तेजी से भागती हुई एक ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन की खिड़की से आने वाली हवा से आर्या के घुंघराले बाल उड़ रहे हैं। आर्या की भूरी आंखें खिड़की से बाहर की तरफ देख रही हैं, जैसे वो आने वाले समय को देखने की कोशिश में है, जैसे वो समझना चाहता है कि आखिर किस्मत उसे गांव, जंगल और पहाड़ों से दूर पत्थरों से बने हुए शहर में क्यों भेज रही है। अचानक ट्रेन चलते हुए रुक जाती है और आर्या जैसे अपने ख्यालों से हकीकत में लौटता है। वो खिड़की से बाहर देखता है, क्या मेरा स्टेशन आ गया? अरे यहाँ तो मुझे उतरना है। शिरीन जी ने कहा था इस उज्जैन नगर के विद्यालय में उन्होंने मेरा दाखिला कराया है। आर्या झट से अपना बैग लेकर स्टेशन पर उतर जाता है। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ लगी हुई है, लोगों की चहल पहल मची हुई है। इन्हीं सब के बीच आर्या खड़ा हुआ है। वहां जंगल की खामोशी में पला बड़ा आर्या इतनी सारी भीड़ और आवाज के बीच हैरान है। क्या आर्या इस शहर की दौड़ धूप झेल पाएगा? क्या उसे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे? क्या वो वसुंधरा को भूल जाएगा? उज्जैन नगर के स्टेशन पर उतरकर आर्या अपनी चारों ओर भीड़ और शोरगुल सुनकर हैरान रह जाता है। आर्या स्टेशन पर ही एक आदमी से अपने कॉलेज के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है, स्टेशन से बाहर जाकर ऑटो स्टैंड पर अपने कॉलेज का नाम बताओगे तो वो तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। आर्या ऑटो पकड़ने के लिए स्टेशन से बाहर आ जाता है। तभी हवा में उड़ते हुए एक काला साया आर्या का पीछा करता है। आर्या स्टेशन से बाहर जाकर एक ऑटो वाले को अपने कॉलेज का नाम बताता है। वो इशारे से उसे बैठने के लिए कहता है। आर्या के अंदर बैठते ही ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करता है और आर्या के कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। उधर काला साया दूर से सब कुछ देखकर फिर से हवा में उड़ते हुए चला जाता है। तमंग अपने महल के अंदर बेचैन होकर टहल रहा है। तभी उसके सामने वो काला साया आकर खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे वो इंसान के रूप में आकर तमंग को झुककर प्रणाम करके बोलता है, पिशाच राजा तमंग, इस छायादूत का प्रणाम स्वीकार कीजिए। बेचैन तमंग उससे पूछता है, बताओ छायादूत, क्या सचमुच वो लड़का आर्यमन अभी तक जिंदा है? छायादूत अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी हुजूर, सिर्फ जिंदा ही नहीं है, न जाने कैसे उसकी शक्ति भी बढ़ने लगी है। कल से उसने कुछ ऐसे काम किए जिसे देखकर मैं भी दंग रह गया। तमंग हैरान होकर बोल पड़ता है, मेरे वार के साथ साथ बिच्छू के जहर से जिसे मर जाना चाहिए था, उसकी ताकत कैसे बढ़ सकती है? छायादूत कहता है, सिर्फ यही नहीं सरकार, अब तो वो किताबी ज्ञान प्राप्त करने के लिए शहर के उच्च विद्यालय पहुंचने वाला है। आज ही वो शहर पहुंचा है। ये बात सुनते ही तमंग और बेचैन हो जाता है। वो अपने हाथों से अपने ही बालों को नोचते हुए कहता है, कैसे मुमकिन है ये, कैसे? तभी एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, शादी करने से। तमंग ये सुनकर चौंक उठता है। घूमते ही वो पिशाच रानी पिंडिका को देखता है। पिंडिका आगे कहती है, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है पिशाच राज? मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारी शक्ति भी तो बढ़ी है ना? तमंग परेशान होकर कहता है, लेकिन आपसे शादी करके मेरी ताकत बढ़ेगी, ये तो मुझे हमेशा से पता था। उसकी शादी किससे हुई है जो उसकी ताकत बढ़ाने में उसकी मदद कर रही है? पिंडिका कहती है, एक इच्छाधारी भेड़िया जिसकी शक्ति शुभ शक्ति के धारक से शादी के बाद उस पर हावी हो गई। तमंग गुस्से से बोलने लगा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, और अब तो वो मेरी पहुंच से भी बाहर है शहर में। पिंडिका हंसते हुए कहती है, इस दुनिया में ईश्वर जैसे सभी जगह पहुंच सकता है, वैसे ही शैतानी ताकत भी दुनिया के हर कोने में जा सकती है। इसीलिए अपने दुश्मन के ऊपर हमें कड़ी नजर रखनी होगी। तमंग कहता है,
एकदम सही बात बोली है आपने। उसके हर कदम पर हमें नजर टिकाकर रखनी होगी और मौका देखते ही उसे दबोचना भी पड़ेगा। वो छायादूत को आदेश देता है, हे छायादूत, तुम जाओ और आर्यमन के हर कदम पर नजर रखो। जो हुकुम। ये बोलकर छायादूत चला जाता है। तमंग गुस्से से कहता है, अब उसके परिवार को भी ढूंढकर खत्म करना है मुझे। तभी पिंडिका कहती है, अरे मूर्ख, उसका परिवार यही रहेगा तभी तो उसका इधर आना जाना लगा रहेगा और फिर मौका मिलते ही हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। तमंग ये सुनकर हंस पड़ा। अब देखता हूँ आर्यमन, तुम हमारी नजरों से खुद को कैसे बचाते हो। उधर आर्या को ऑटो कॉलेज के गेट पर उतार देता है। कॉलेज में कदम रखते ही आसपास उसकी उम्र के लड़के लड़कियों को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो कॉलेज कैंपस को देखकर हैरान रह जाता है। इतना बड़ा कॉलेज। वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगता है। तभी कुछ लड़के उसे रोककर पूछते हैं, फर्स्ट ईयर? उसके सर हिलाकर हाँ बोलते ही बाकी लड़कों के बीच हंसी तमाशा शुरू हो जाता है, जैसे उन लोगों को कोई खिलौना मिल गया हो। आर्य पूछता है, फर्स्ट ईयर की क्लास किधर है, आप बता सकते हैं? उनमें से एक लड़का बोलता है, जरूर, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। आर्य घबरा जाता है और फिर बोलता है, ठीक है, पूछिए। उनमें से दूसरा लड़का कहता है, इस कॉलेज को 2 हिस्सों में बांटकर दिखा सकते हो? आर्य घबरा जाता है। तभी उसके कानों में कोई फुसफुसाते हुए कहता है, कॉलेज की मैप को ढूंढकर उसे बीच से 2 हिस्सों में बांटो। उस आवाज को यहाँ शहर में भी सुनकर आर्य हैरान हो जाता है। वो इधर उधर देखते हुए मन ही मन में बोलता है, अरे ये आवाज कहां से रही है? जैसे कोई मेरे कान में कुछ बता रहा है, लेकिन कौन? वो समझने की लाख कोशिश करता है लेकिन किसी को देख नहीं पाता। उधर वो लड़के बोलने लग जाते हैं, क्यों हीरो, बांट पाओगे कॉलेज को? वो आवाज फिर से बोलने लगती है, मैप ढूंढो आर्या, जल्दी से कॉलेज का मैप ढूंढो। तभी उसे पास के बोर्ड पर लगा हुआ कॉलेज का मैप दिखता है। वो एक पत्थर के टुकड़े को लेकर उस मैप के बीचों बीच एक लकीर खींचता है। उधर सारे लोग आर्य की बुद्धिमत्ता को देखकर हैरान हो जाते हैं और इसके तुरंत बाद दूसरा लड़का कहता है, अब कोई सवाल नहीं बल्कि एक टास्क है। आर्य बोलता है, ठीक है, बताइए क्या करना होगा हमें? लड़का कॉलेज के एक कर्मचारी के क्वार्टर के सामने एक पेड़ के साथ बंधे हुए उसके पालतू सांड को दिखाकर कहता है, उस सांड को काबू करके उसकी पीठ पर बैठना है। आर्य मनी मन घबराते हुए चलने लगता है। आर्य के सांड के पास पहुंचते ही सांड गुर्राने लगता है। तभी उसके कानों में किसी ने फिर से कहा, अपना दाहिना हाथ उसके माथे पर रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आर्य फिर से चौंक जाता है। इधर उधर देखने पर भी किसी को देख नहीं पाता। वो मनी मन फिर से बोल उठता है, आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है? ये किसकी आवाज बार बार मेरे कानों में गूंज रही है? कौन मदद कर रहा है मेरी और क्यों कर रहा है? आर्य जब ये सब सोच ही रहा था तब पेड़ के साथ बंधा हुआ वो सांड खुद को चीखते चिल्लाते हुए खोल लेता है और फिर वो दौड़ते हुए आर्य की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर रैगिंग कर रहा वो लड़का भी चिल्लाने लगता है, अरे उसकी रस्सी खुल गई है, हट जा सामने से, तुझे वो काम नहीं करना है। लेकिन आर्य उन लोगों की बात को बिना सुने खड़ा रहता है। सांड दौड़कर जैसे ही उसके पास आता है, आर्य झट से खुद के दाहिने हाथ को उसकी आंखों के ऊपर रख देता है। वो सांड एकदम से शांत होकर जमीन पर बैठकर अपने सिर को हिलाने लगता है। आर्य धीरे से उसकी पीठ पर बैठकर उन लोगों के पास आता है। सभी आर्य की हिम्मत और उसकी समझदारी पर शाबाशी देने लगे। आर्य अपनी क्लास पता करके वहां से जाने ही वाला होता है, तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है, बचाओ, बचाओ। आर्य झट से घूम कर देखता है, एक सुंदर सी लड़की दौड़ते हुए आ रही थी। उसकी आंखों पर डर और चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने जो देखा वो देख कर आर्य खुद भी डर गया। उसने देखा एक कुत्ता जिसके मुंह का आधा हिस्सा कुचला जा चुका है और उस साइड में मांस नहीं है। उसके बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए हैं। उस कुत्ते की दोनों आंखों से जैसे खून टपक रहा हो, वो इतनी लाल हो गई हैं। साधारण कुत्तों से वो कुत्ता ज्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा था। अचानक से वो कुत्ता छलांग लगाकर आगे खड़े 2 लोगों में से एक की गर्दन पकड़ लेता है। वो लड़का दर्द के मारे चीखते हुए नीचे गिर पड़ता है। कुत्ता भी गिर जाता है, लेकिन वो इस लड़के की गर्दन पर अपनी पकड़ जमा कर बैठ गया। लड़का भी दर्द से छटपटाने लगा।
उसकी गर्दन पर जोर से काटने से उस लड़के की गर्दन से खून निकलने लगा। आर्या उस कुत्ते का बर्ताव देख रहा था। वो कुत्ता उस लड़के की गर्दन में काटने पर जो खून निकल रहा था, उस खून को बेहद खुशी के साथ पी रहा था, जैसे वो पानी हो। उसे देखकर आर्या के मन में शक पैदा हुआ। उसे लगा कि इस कुत्ते का बर्ताव कुछ ठीक नहीं है। आमतौर पर कुत्ते इस तरह इंसानी खून नहीं पीते, लेकिन फिर ये कुत्ता ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? ये सब सोचते हुए अचानक उसने कॉलेज कैंपस में पुलिस के साथ वन विभाग के लोगों को आते हुए देखा। वो लोग झट से जाल बिछाकर उस कुत्ते को पकड़ने की कोशिश करने लगे और आखिरकार उस कुत्ते को पकड़ लिया। लेकिन सबको हैरानी होती है कि वो कुत्ता उस जाल को काटकर सीधा जिस लड़की के पीछे दौड़ते हुए यहाँ आया था, उसके पीछे पड़ जाता है। वो लड़की डर के मारे फिर से चीख उठती है। वन विभाग के लोग लोकल पुलिस के साथ मिलकर कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते। कुत्ता लड़की के पीछे भाग रहा है। कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ सारे टीचर्स भी खड़े होकर इस भयानक घटना को देखने लग जाते हैं। वन विभाग और पुलिस के लोग कुत्ते को पकड़ने ही वाले थे कि कुत्ते ने एक छलांग लगाकर उन लोगों को काटना शुरू कर दिया। वन विभाग के लोग ये देखकर डर से पीछे हटने लगे, लेकिन कुत्ते ने फिर से छलांग लगाकर वन विभाग के एक आदमी का गला दबोचकर उसे काटने लगता है। ये देख बाकी पुलिस आकर कुत्ते से उस आदमी को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे छुड़ा नहीं पा रहा था। लड़की फिर से दौड़ना शुरू कर देती है। कुत्ता फिर से उस लड़की के पीछे पड़ जाता है। लड़की जोर जोर से रोने लगती है। चारों ओर से भीड़ इकट्ठा होकर सब देख रही थी। कोई कुत्ते के सामने से लड़की को बचाने की हिम्मत भी नहीं करता। तभी आर्या देखता है कि उस लड़की को काटने के लिए कुत्ता छलांग लगा रहा है। यह देखकर आर्या खुद को और ज्यादा रोक नहीं पाता। सभी लोग जब उस लड़की और कुत्ते की तरफ ध्यान से देख रहे थे, तभी किसी ने नहीं देखा कि एक बड़े से पेड़ की ऊंची टहनी से छलांग लगाकर आर्या भीड़ को पार करके उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। उधर से कुत्ता भी छलांग लगाकर लड़की को काटने ही वाला था कि तभी आर्या ने एक झटके से उस कुत्ते को दूर धकेल दिया और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे खड़ा कर दिया। दूर गिरा वो कुत्ता झट से उठकर आर्या की तरफ घूमकर अपनी खूनी नजरों से उस लड़की के सामने खड़े आर्या को देखकर गुर्राने लगा। आर्या की नजरें सीधा उसकी आंखों पर जा टिकी। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, लेकिन आर्या की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखने के बाद वो कुत्ता आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आर्या उस भयंकर दिखने वाले कुत्ते के एकदम सामने खड़ा है। कुत्ते की आंखों पर आर्या ने अपनी तेज नजर टिका रखी है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ नजर टिका कर रखता है। आर्या और उस कुत्ते के बीच में बस कुछ मीटर का फासला है। डरावने कुत्ते के सामने आर्या को ऐसा खड़ा हुआ देखकर सभी हैरान रह गए। कुत्ते की तरफ देखता हुआ आर्या एक पल के लिए सोचता है, अब मैं क्या करूं? ये शियालकोटी माँ, मुझे शक्ति दो, इस कुत्ते को यहाँ से भगाने का उपाय बताओ। ये बात सोचते सोचते उसकी नजर कुत्ते पर टिकाए हुए आर्या को अपने एकदम पास एक लड़की गिरी हुई दिखती है। वो अपनी नजर कुत्ते से ना हटाते हुए झुककर उस लड़की को झट से उठा लेता है और वो अपने शरीर की सारी शक्तियों को समेटकर कुत्ते पे वार करने वाला होता है कि तभी अचानक वो देखता है कि कुत्ता अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। आर्या मन ही मन सोचता है, ये क्या हो गया? मैंने तो अभी वार भी नहीं किया। आर्या और उसके आसपास जमी हुई भीड़ सबकी आंखों के सामने वो कुत्ता बिना वार करे ही गिर गया और तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। कुत्ते के मरने के बाद सारे स्टूडेंट्स और वो लड़की भी आर्या की प्रशंसा करते हुए कहती है, बहुत खूब आर्या, तुमने तो बहुत बहादुरी दिखाई। लेकिन मन ही मन आर्या यही सोच में डूबा था, अरे कुत्ते की मौत अचानक से कैसे हो सकती है? तभी आर्या की नजर फिर से उस मरे हुए कुत्ते की खुली हुई आंखों की तरफ जाती है और जो उसे दिखाई देता है वो देखकर आर्या चौंक जाता है। ऐसा क्या दिखाई दिया आर्यमन को जिसे देखकर वो चौंक गया? क्या वो खूंखार कुत्ता किसी शैतान का दूत था? क्या आर्यमन की नई शुरुआत आर्यमन पर आने वाले कोई नए खतरे का संदेश है? आर्या उस लड़की को कुत्ते से बचाने के लिए खुद उसके सामने आ जाता है। वो अपने मन में देवी शियालकोटी को याद करके कुत्ते के ऊपर वार करने ही वाला था कि उससे पहले ही वो खुद ब खुद नीचे गिरकर मर जाता है, जिसे देखकर आर्या एकदम से चौंक जाता है। वो देखता है
कि उस मरे हुए कुत्ते की आंखों से कुछ काला सा धुआं निकलकर एकदम से हवा में गायब हो गया और मरे हुए कुत्ते की आंख अपने आप बंद हो गई। आर्या कुछ देर हैरान परेशान सा अपनी जगह पर खड़ा रहा, ये सोचते हुए कि उसने ये क्या देखा, क्या था वो काला धुआं। तभी अचानक आर्या के कानों में फिर से लड़की के फुसफुसाने की आवाज आती है, याद करो आर्या, किताब के पन्नों को याद करो। आर्या सोचने लगा, कौन सी किताब? तभी उसे अचानक दादाजी की लिखी हुई किताब के पहले पन्ने पर लिखी हुई बातें याद आती। जब मृत्यु के बाद किसी की आंखों से काला धुआं निकलता है तब समझ लो वो कोई शैतानी शक्ति थी या वो चीज शैतान का दूत है। आर्या अपनी सोच में डूबा हुआ था, तभी अचानक भीड़ में से एक मोटा सा लड़का निकलकर आर्या की तरफ अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाय, मैं मनोहर, इन शॉर्ट मैडी। मैडी कुछ और बोलने वाला था, तभी वो लड़की जिसको आर्या ने कुत्ते से बचाया था वो आर्या के सामने आती है और मुस्कुराते हुए आर्या से कहती है, थैंक यू, मुझे उस कुत्ते से बचाने के लिए। डर से मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। हमेशा से चुप रहने वाला आर्या थोड़ा सा मुस्कुराता है। वो लड़की वहां से चली जाती है। लड़की के चले जाने के बाद आर्या देखता है मैडी मदहोशी भरी नजरों से उस लड़की को जाते हुए देख रहा है। आर्या कुछ ना कहते हुए अपने रास्ते जाने वाला था, तभी अचानक मैडी उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, अरे कहाँ चल दिए? आर्या उसकी बात सुनकर रुक जाता है और मैडी कहता है, हीरो, अपना नाम तो बताओ पहले। आर्या शांत लहजे में बोलता है, मैं आर्यमन हूँ, कोई हीरो नहीं, कृपया करके मुझे हीरो मत बुलाइए। आर्या की बात सुनकर मैडी कहता है, क्या कृपया करके? सुनने में लगता है जैसे रेलवे स्टेशन पर बोल रहे हो, कृपया ध्यान दें। मैडी की बात सुनकर आर्या थोड़ा शर्मा जाता है। आर्या को बिना कुछ बोले खड़ा देखकर मैडी बोलता है, क्षमा करें, मुझे ऐसे खराब मजाक करने की आदत है। मैडी आगे बहुत ही शिद्दत भरी आवाज में कहता है, धन्यवाद आर्या, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी जान? आर्या के हैरानी से पूछते ही मैडी बोल उठा, तुमने माया की जान बचाई? उसके अंदर तो मेरी ही जान बसती है, तो एक ही बात हुई ना, तुमने मेरी जान को बचा लिया। आर्या समझ जाता है कि मैडी क्या बोल रहा है। आखिरकार आर्या भी तो प्यार का मारा हुआ है, उसकी जान भी तो किसी और के अंदर बसती है। वसुंधरा की बातें याद आते ही आर्या का मन फिर से भारी हो गया। मैडी उधर बक बक करता चला जा रहा था, आर्या, आज से तुम और मैडी दोस्त हुए, ठीक है? पक्के वाले दोस्त। और सुनो, जो लड़के तुम्हारी रैगिंग कर रहे हैं उनकी बातों का बुरा मत मानो, वो तो मेरे साथ भी ऐसा ही करते हैं, मैं मोटा हूं ना, इसीलिए। बातें करते हुए मैडी आर्या के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे क्लासरूम में ले जाता है। क्लासरूम के अंदर मैडी और आर्या पास पास बैठे हुए। मैडी बहुत मन लगाकर पढ़ने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन आर्या का मन पढ़ाई में नहीं है। बाहर हुए कुत्ते वाले हादसे के बाद से आर्या को एक ही सवाल परेशान किया जा रहा है, आखिर क्यों उस लड़की के पीछे वो काला साया भाग रहा था? आखिर कौन सा राज है कि माया जैसी एक सुंदर सुशील लड़की के पीछे शैतानी शक्ति भाग रही है? अपने सवालों की सोच में बेचैन आर्या की नजर अचानक खिड़की की तरफ जाती है और आर्या को उस लड़की की झलक दिख जाती है, जैसे कि वो लड़की चुपके से आर्या को देख रही थी। आर्या की नजर भागते वो छुप गई। आर्या बेंच पर बैठे हुए ही झुककर बाहर देखने की कोशिश करता है और वो देखता है वसुंधरा बाहर दौड़ के एक पेड़ के पीछे छुप गई। वसुंधरा को देखकर आर्या अपना होश खो बैठा। क्लासरूम में टीचर और किसी के बारे में ना सोचते हुए वो क्लासरूम से बाहर की तरफ दौड़ने लगता है। आर्या को ऐसे भागते देख मैडी उसे पुकारता हुआ आर्या के पीछे भागता है और चिल्लाता है, आर्या, ये तुमने क्या किया? कोई ऐसे क्लास छोड़कर बाहर नहीं आ सकता, सर तुम्हें सख्त सजा देंगे। लेकिन आर्या को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। वो तो वसुंधरा को देखने के लिए भागता हुआ लॉन में आ पहुंचा। लॉन में पहुंचकर उसकी आंखें चारों तरफ वसुंधरा को ढूंढने लगी, लेकिन वहां उसका कोई नामो निशान तक नहीं था। आर्या का मन बैठ जाता है। वो मन ही मन बोलता है, क्या ये भी मेरा वहम है? और कब तक मैं वसुंधरा के पीछे भागूंगा? तभी अचानक एक लड़की बोल उठती है, अरे आर्या, तुम यहाँ? तुम्हें तो अभी क्लास में होना चाहिए था ना? आर्या अपनी नजरें उठाकर देखता है, उसके सामने माया खड़ी है। माया के प्रश्न के उत्तर में आर्या कुछ नहीं कह पाया। तभी मैडी डरता हुआ वहां आता है और फूलती हुई सांसों के साथ कहता है, क्या आर्या, इतना तेज कौन भागता है? मैडी की ऐसी फूली हुई सांस देख माया चौंक उठती और फिर कहती है, अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम दोनों से मिलने वाली थी क्लास के बाद।
ये बात सुनकर मैडी की आंखें चमक उठती। वो खुशी के मारे पूछता, क्यों माया, क्या कहना है तुम्हें मुझसे? माया मुस्कुराती हुई कहती है, अरे सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे आर्या से भी कुछ कहना था। माया की बात सुनकर आर्या घबरा जाता है और हकलाते हुए पूछता है, मुझसे? माया बोलती है, हाँ आर्या और मैडी, आज मैं तुम दोनों को मेरे घर दावत पर बुलाना चाहती हूँ। दावत की बात सुनकर खाने का शौकीन मैडी खुश हो जाता है और उसके मुंह से निकल जाता है, दावत? फिर खुद को संभालते हुए बोलता है, पर क्यों? माया शर्मा कर कहती है, आज मेरा जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ तुम और आर्या दोनों पार्टी में आओ। फिर माया आर्या की तरफ देखकर पूछती है, तुम आओगे ना आर्या? आर्या को लोगों से मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं था। वो कुछ बोलता उससे पहले मैडी बोल पड़ता है, आर्या क्यों नहीं आएगा? आर्या को पार्टी करना बहुत पसंद है, हम दोनों सही समय पर आ जाएंगे। माया मुस्कुरा कर बोलती है, अच्छा आर्या को पार्टी पसंद है? फिर ठीक है, तुम दोनों शाम के 7 बजे मेरे घर आ जाना। बस इतना बोलकर माया वहां से चली गई। ना चाहते हुए भी आर्या मैडी के साथ शाम को माया के घर के सामने आता है। आर्या और मैडी दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। माया ने जिस घर का जिक्र किया था वो कोई मामूली घर नहीं, बल्कि एक आलीशान महल है। और ये महल और किसी का नहीं, शहर के सबसे महंगे और रईस बिल्डर निशिकांत शाह का है। तो फिर क्या माया निशिकांत की बेटी है? ये सब बातें सोचते हुए आर्या और मैडी महल की बाहरी सजावट देखते हुए अंदर की तरफ आने लगते हैं। महल के अंदर घुसते ही अचानक आर्या के कदम रुक जाते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अंदर आते ही उसने एक बदबू महसूस की, एक अजीब सी बदबू, जैसे आसपास बहुत सारी मछलियां हैं। आर्या को पता था ये मछली की बदबू नहीं है। दादाजी की किताब के अनुसार इस जगह में कुछ। आर्या अभी सोच ही रहा था कि मैडी ने उसका हाथ खींचते हुए कहा, अरे यार, माना कि तुम्हें पार्टी पसंद नहीं है, लेकिन अपने दोस्त की खातिर आ गए हो तो अंदर भी चलो। आर्या मैडी के साथ अंदर तो चला गया, लेकिन उसे मन में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। आर्या और मैडी पार्टी में एक कोने में खड़े थे। चारों तरफ उनके कॉलेज के और भी लड़के लड़कियां पार्टी एंजॉय कर रहे थे। ये देखकर मैडी का दिल थोड़ा दुखी हो गया। वो बोलने लगा, मैंने तो सोचा था खाली हम दोनों को स्पेशली बुलाया गया है, लेकिन यहाँ तो भीड़ भरी हुई है। लेकिन आर्या के मन में तभी कुछ और बातें चल रही थी। उसकी आंखें अभी भी उसे ढूंढ रही थी, उस शख्स को जिसके कारण इतने सुंदर महल में इतनी खुशियों के बीच भी शैतानी शक्ति का साया छुपा बैठा है। लेकिन आर्या को इस वक्त कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा था सिवाय उस बदबू के। फिर आर्या ने देखा कि माया उन दोनों की तरफ हंसती हुई आ रही है। उनके एकदम सामने आकर माया ने आर्या और मैडी से कहा, तुम दोनों अकेले चुपचाप क्यों खड़े हो? आओ पार्टी एंजॉय करो। चलो मैं तुम दोनों को मॉकटेल काउंटर पर लेकर चलती हूँ, वहां ड्रिंक पीते हुए बात करते हैं। आर्या और मैडी माया के पीछे पीछे मॉकटेल काउंटर की तरफ जाने लगते हैं। जाते हुए चारों तरफ देखकर आर्या को महसूस होता है कि वो इन शहरी लोगों से कितना अलग है। उसकी पोशाक, उसका लहजा, कुछ भी इन लोगों से मिलता जुलता नहीं है। एक मैडी पागल है जिसने आर्या से दोस्ती की है, और ये लड़की, उसने आर्या को इनवाइट क्यों किया? आखिर वजह क्या है? माया तो ठीक से उसे पहचानती भी नहीं, या उसने ऐसा सिर्फ उसकी जान बचाने की वजह से किया है? आर्या मन में चल रहे हजारों सवालों में उलझा हुआ मॉकटेल काउंटर के सामने चुप खड़ा है। वहीं मैडी, माया और बाकी लोग बहुत बातें कर रहे हैं। कुछ लोग आर्या के बारे में पूछ रहे हैं। माया उसकी तरफ ड्रिंक का ग्लास करके जल्दबाजी में कुछ कहती है, लेकिन वो आर्या को सुनाई नहीं दे रहा। आर्या के कान जैसे बंद है। उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, उसका सर चकराने लगता है। आर्या अपने आप को संभालते हुए कहता है, मुझे थोड़ी खुली हवा में जाना है। आर्या की बात सुनकर मैडी और माया घबरा जाते हैं। माया पूछती है, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, तुम ऊपर हमारी बालकनी में जाओ, वहां ताजी हवा में तुम्हें अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर आर्या ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी मैडी उसे रोकते हुए कहता है, अरे मैं भी आता हूँ। आर्या उसे मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। ये बोलकर आर्या अकेला ही महल की दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही आर्या को एक लंबा सा गलियारा मिला, जिसके दोनों तरफ बहुत सारे दरवाजे और आखिर में एक लंबी बालकनी थी। आर्या बालकनी की तरफ बढ़ने ही लगा था, तभी पास के एक कमरे से अचानक सड़ी हुई मछली की तेज बदबू आने लगी। आर्या जहां खड़ा था वहीं रुक गया और फिर उस कमरे की तरफ देखते ही जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फीला पानी बह गया।
उसे अंधेरे कमरे में 2 लाल आंखें जलती हुई दिखी। वो आंखें जैसे आर्या को ही घूर रही हैं। आर्या को एक अजीब सा डर लगा, जैसे वो उन आंखों का सामना नहीं कर पाएगा। ऐसा महसूस होते ही आर्या तेजी से वापस नीचे की तरफ भागता चला जाता है। आर्या मैडी को अकेले खड़े होकर खाना खाते हुए देखता है। वो उसे जोर से चीखते हुए कहता है, मैडी जल्दी यहाँ से चलो, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैडी को कुछ समझ नहीं आया। वो हैरान होकर आर्या से कहता है, अरे यहाँ क्या गड़बड़ होगी, कुछ भी तो नहीं, कितना अच्छा खाना, कितना अच्छा माहौल है, मुझे यहाँ रहना है। आर्या गुस्से में कहता है, फिर मैं चलता हूँ। आर्या जाने वाला है, तभी मैडी उसे मनाते हुए कहता है, अरे यार चले जाना, पहले जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर लें। आर्या पूछता है, कौन सा काम? मैडी हंसकर कहता है, माया को मेरी तरफ से प्रपोज कर दे। ये सुनकर आर्या चौंक उठता है और मैडी को गुस्से में कुछ कहने वाला होता है, तभी उसे महसूस होता है कि वो लाल जलती हुई आंखें महल की दूसरी मंजिल से अभी भी आर्या को ही घूर रही हैं। डरा हुआ आर्या धीरे से ऊपर की तरफ देखता है और उसे वो डरावनी आंखें दिख जाती। वो बिना एक पल भी गवाए मैडी को खींचते हुए बाहर ले जाने ही वाला था कि तभी अचानक से किसी का हाथ आर्या के कंधे को छूता है। आर्या चौंक उठता है और पीछे की तरफ देखता है। उसके कंधे पर हाथ रखने वाला और कोई नहीं बल्कि माया के पिता निशिकांत है। निशिकांत आर्या से कहते हैं, बेटा तुम माया के दोस्त हो, ऐसे भागकर कहाँ जा रहे हो? आर्या कुछ बोले उससे पहले माया आकर कहती है, पापा ये आर्या और मैडी हैं। निशिकांत और कुछ नहीं कहते, अपना सिर हिलाते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं। माया तुम इनको केक काटने की टेबल पर ले जाओ। निशिकांत आर्या की तरफ देखते हुए कहते हैं, केक कटने तक रुक जाओ। निशिकांत जब आर्या की तरफ देख रहा था तभी आर्या को समझ आता है कि जलती हुई लाल आंखें और किसी की नहीं बल्कि खुद निशिकांत की हैं। तो फिर क्या निशिकांत ही वो काली शैतानी शक्ति है? क्या आर्या को पार्टी में बुलाने के पीछे है किसी शैतान शक्ति की साजिश? आर्यमन कैसे सामना करेगा इस शैतानी शक्ति का?